हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम प्रिंस दुबे। आप लोग का विद्या मंदिर क्लासेस में स्वागत है। और जेईई मेन 2024 का रिवीजन कराने के लिए और आपके मार्क्स और ज़्यादा इम्प्रूव कराने के लिए विद्या मंदिर क्लासेस लेकर आया है सीरीज़ ऑफ क्लासेस। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ये क्लासेस आप देख सकते हैं। तो आज उन्हीं क्लासेस में हम देखेंगे वेव ऑप्टिक्स, जो कि बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है और स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन इससे जेईई मेन पूछता है। तो थोड़ा सा पढ़ते हैं, इस टॉपिक को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को जो इसमें पढ़ना होगा कि व्हाट इज वेव ऑप्टिक्स। तो सबसे पहले हमें पता है कि हमने पढ़ रखा है कि लाइट जो है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। ठीक है, तो अगर मैं लाइट के पाथ में एक ऑब्जेक्ट रख देता हूँ, फॉर एग्जांपल ये एक्सपेरिमेंट आप लोग खुद भी कर सकते हैं। तो आप क्या करिए कि एक छोटा सा सिक्का लीजिए या कोई भी कॉइन लीजिए और उसको लाइट के पाथ में रख दीजिए। छोटा सा यहाँ पर आपने लाइट का सोर्स लिया है जो कि पैरेलल लाइट बीम्स एमिट कर रहा है। और अगर यहाँ पर मैंने एक वॉल बना रखी है तो होना क्या चाहिए कि ये जो लाइट की पैरेलल बीम्स हैं ये कॉइन से टकराकर या तो पीछे आ जाएंगी या तो कॉइन एब्जॉर्ब कर लेगा उनको। ठीक है, और जो कॉइन के पीछे की लाइट्स होंगी वो इस पर जाकर हिट करेंगी। ठीक है, तो इसका मतलब कि अगर आपको शैडो देखा जाए, ऑब्जर्व करा जाए, तो वो जो शैडो है इस कॉइन की वो उस कॉइन के ही बराबर होनी चाहिए। राइट, तो ये जो शैडो है वो कॉइन के ही बराबर होना चाहिए। लेकिन ऐसा रियल लाइफ में ऑब्जर्व नहीं किया जाता है। रियल लाइफ में हमने ऑब्जर्व किया कि लाइट जो है वो बेंड करती है, और जब ये बेंड कर रही होती है लाइट यहाँ से, तो जो शैडो का पोर्शन है वहाँ पे कुछ और ही हो रहा होता है। और अगर बहुत ही शार्प एजेस लिए जाएं तो यहाँ पर बीच वाला पॉइंट जो कि डार्क मिलना चाहिए और ये बीच वाला पॉइंट बहुत ही ज़्यादा ब्राइट मिल रहा होता है। ठीक है, तो इसका मतलब कि लाइट जो है सिर्फ पार्टिकल नेचर नहीं शो करती है, लाइट जो है वेव नेचर भी शो करती है। तो डुअल नेचर इसको लाइट का बोला गया। पार्टिकल नेचर जहाँ पर लाइट को एज्यूम किया जाता है कि छोटे छोटे एनर्जी पैकेट फोटॉन से बनी हुई है, और वेव नेचर जहाँ पे लाइट एक कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ एनर्जी है फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। ओके, सो आगे बढ़ते हैं और वेव फ्रंट देखते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसका का पूरा श्रेय हाइगन्स को जाता है, क्रिश्चियन हाइगन्स को जाता है। तो देखिए, आपने ये ज़रूर ऑब्जर्व करा होगा कि अगर आप पानी के अंदर पत्थर डालें तो आपको कुछ इस तरह के रिपल्स फॉर्म होते हुए आपको दिखते हैं। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर छोटे छोटे प्लास्टिक की बॉल्स डाल देता हूँ तो आप देखिए कि ये जहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट है सारी बॉल्स का, तो एवरेज या मीन पोजीशन से सारी की सारी बॉल उठी हुई है। और अगर मैं ये वाला पोर्शन देखूँ, ये नीचे वाला पोर्शन देखूँ, और यहाँ पर भी अगर मैं बॉल्स, यही बॉल्स रख देता हूँ, तो यहाँ पर ये जो प्लास्टिक की छोटी छोटी बॉल्स हैं वो नीचे की तरफ है। ठीक है क्या, तो वो जो सर्कल फॉर्म आपको दिख रहा है उसी को हम लोग वेव फ्रंट कहते हैं। तो वेव फ्रंट क्या है, ये वो उन पॉइंट्स का कलेक्शन है और लोकस ऑफ ऑल दोज पॉइंट्स जहां पर वेव सेम फेज में है। तो अगर हम वेव की इक्वेशन लिखें तो वेव की इक्वेशन अपन कुछ ऐसे लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। ठीक है क्या, आर वी क्लियर? अच्छा, अब देखिए, डिपेंडिंग ऑन दिस फेजर एंगल, इस एंगल पर डिपेंड करता है, जो एंगल टाइम के साथ साथ भी चेंज हो रहा है, साथ में पोजीशन के साथ साथ भी एंगल चेंज हो रहा है। ठीक है, तो y की वैल्यू इस पर डिपेंड करती है, और क्योंकि साइन एक पीरियोडिक फंक्शन है तो साइन की वैल्यू -1 से 1 के बीच में रहती है। यानी मल्टीपल वैल्यूज ऑफ दिस एंगल फाई पर आपको y की वैल्यू सेम मिलेगी। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा होगा, अगर आपने पत्थर को यहाँ पर डाला तो ये वो पॉइंट्स हैं जिन पॉइंट्स का y की वैल्यू सेम है। ठीक है, तो कलेक्शन ऑफ ऑल दीज पॉइंट्स ये वेव फ्रंट हो गई। और जैसे जैसे वेव आगे की तरफ बढ़ती जा रही है तो आपको और भी पॉइंट्स मिल रहे हैं जहां पर y की पोजीशन सेम है। तो इन सारे पॉइंट्स को जहां पर y कोऑर्डिनेट सेम है उनको हम लोग वेव फ्रंट बोलते हैं। तो इट इज द लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑफ अ मीडियम विच आर वाइब्रेटिंग इन द सेम फेज एट अ गिवन इंस्टेंट।
ओके, तो ये चीज़ वेव फ्रंट कहलाती है। अब देखिए क्रिश्चियन हाइगन्स ने एक बहुत बढ़िया प्रिंसिपल दिया कि लाइट प्रोपोगेट कैसे करती है। ठीक है, तो अगर देखिए पॉइंट सोर्स की मैं बात करता हूँ, ठीक है, तो पॉइंट सोर्स है, यहाँ से लाइट जो है ट्रैवल कर रही है और ये लाइट रे है जो आगे की तरफ बढ़ रही है। कूल, यहाँ पर लाइट जो है आगे की तरफ बढ़ती चली जा रही है। तो अब मैं बोल रहा हूँ कि ये सिर्फ लाइट नहीं है, इट्स अ वेव। ओके, तो अगर हम वेव के इक्वेशन देखें या फिर फेज की बात करें तो फेज इक्वल टू ओमेगा टी माइनस के एक्स। ठीक, अब देखिए क्या हो रहा है, यहाँ से लाइट ओरिजिनेट करी, तो जब यहाँ तक पहुँच रही है ये रे, यहाँ तक ये वाली रे पहुँच रही है, इस पॉइंट तक ये वाली रे पहुँच रही है, तो ये बिकॉज ऑफ द इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट, ये जो डिस्टेंस है आपके पास सबके लिए बराबर है। ठीक है, और टाइम तो सबके लिए बराबर चल ही रहा है। ठीक है, समय सबका बराबर ही होता है। ठीक, तो अब देखिए ये वाला जो पॉइंट है, ये पॉइंट है, तो ये इसको एक वेव फ्रंट बोला जा सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर फेज जो है वो सेम रहेगा, तो एक वेव फ्रंट वहाँ पे बन जाएगी। इट इज कलेक्शन ऑफ ऑल दोज पॉइंट्स जिनका फेज जो है वो सेम है। ठीक है, तो अब हाइगन्स ने क्या बोला कि एक वेव फ्रंट पर आप कोई भी रैंडम पॉइंट ले लो। ठीक है, एक वेव फ्रंट के ऊपर आप जो है कोई भी रैंडम पॉइंट ले लो, जैसे मैंने ये वाला पॉइंट लिया, ये पॉइंट लिया, ये लिया, कोई भी रैंडम पॉइंट आप एक वेव फ्रंट पे लो। ठीक है, तो एवरी पॉइंट ऑन अ वेव फ्रंट एक्ट्स एज अ पॉइंट सोर्स। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो आपको आगे बताएगा कि लाइट सिर्फ स्ट्रेट लाइन में क्यों नहीं चलती, लाइट बेंड क्यों होती है, उसको समझने के लिए ये पॉइंट बड़ा ज़रूरी है। तो उसको हम जो है वेव फ्रंट पर कोई भी पॉइंट को सेकेंडरी वेव सोर्स की तरह कहते हैं, और ये क्या करता है, वहाँ से फिर से वेव जनरेट करती है। जैसे मैं एक बताऊँ कि अगर ये पॉइंट सोर्स है, तो पॉइंट सोर्स क्या करेगा, पॉइंट सोर्स लाइट को हर एक डायरेक्शन में एमिट करेगा, इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन। ठीक है, अब ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में ये लाइट को जनरेट कर रहा है। ठीक, अब आपने बोला कि सर यहाँ से लाइट बेंड कैसे हो रही है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि अगर मैं यहाँ पर कोई जो है ऑब्जेक्ट रख देता हूँ, एक ओपेक ऑब्जेक्ट रख देता हूँ जो लाइट को ब्लॉक कर दे रही है, तो सर ये तो सीधे जानी चाहिए ना, फिर आपको लाइट इस रीजन में आपको लाइट कैसे मिल सकती है अगर मैंने लाइट को ब्लॉक कर दिया। तो हाइगन्स वही चीज़ को यहाँ समझाने की कोशिश कर रहा है। हाइगन्स कह रहा है कि भाई ये जो सेकेंडरी वेव्स हैं या वेव फ्रंट है, यहाँ का हर एक पॉइंट खुद वेव जनरेट कर रहा है इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन, एवरी पॉइंट। तो देखिए इसका मतलब कि जब आप यहाँ पर पहुँचे ना, तो ये वाला पॉइंट, ये वाला वेव फ्रंट जो कि यहाँ पर तो सारे ब्लॉक हो गए, लेकिन ये वाला यहाँ पर फिर से वेव जनरेट कर रहा है इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन। तो जो वेव यहाँ से नीचे इस दीवार पर आ सकती है, तो यू विल गेट लाइट जो कि लगेगा कि ब्लॉक कर दिया गया है, बट because of the Huygens principle you will get light on this part as well. Okay, so every point on a wavefront acts as a point source called secondary wave source and generates secondary wavelets. Okay, the common tangent to the secondary wavelets, अब देखिए अब यहाँ पर से सारी वेव जो जनरेट कर रही है, तो आप यहाँ पर जो है सेकेंडरी वेव फ्रंट बना सकते हो, इधर से भी आप सेकेंडरी वेव फ्रंट बना सकते हो, यहाँ पर भी आप सेकेंडरी वेव फ्रंट बना सकते हो। तो ये जो सेकेंडरी वेव फ्रंट है, इसका कॉमन टेंजेंट अगर बनाया जाए, देखिए यहाँ पर ये कॉमन टेंजेंट बन रहा है, आप चाहते तो इससे पहले भी एक कॉमन टेंजेंट बना सकते थे। ठीक है, आप चाहो तो यहाँ पर भी देखिए ये वाला पॉइंट ले सकता हूँ मैं, यहाँ पर ये देखिए, इनको भी सेकेंडरी वेवलेट्स पर जो टेंजेंट बनाओगे, तो कॉमन टेंजेंट टू द सेकेंडरी वेवलेट इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन इन द फॉर्म्ड डायरेक्शन गिव्स द सेकेंडरी वेवलेट्स। एक चीज बस ध्यान देना है, जो बच्चे मुझसे हमेशा क्वेश्चन पूछते हैं उनका डाउट रहता है कि सर ये तो डायग्राम हम लोग हाइगन्स प्रिंसिपल का देखते हैं, यहाँ पर वेव आगे की तरफ प्रोपोगेट कर रही है, और अभी आपने बोला कि वेव फ्रंट पे, मैंने नहीं, हाइगन्स ने बोला कि एवरी पॉइंट ऑन वेव फ्रंट एक्ट्स एज अ पॉइंट सोर्स। तो अगर हर एक पॉइंट इसका पॉइंट सोर्स की तरह एक्ट करता है, तो फिर यहाँ से तो फिर वेव पीछे भी जनरेट होनी चाहिए। तो ये एक ऑब्जर्वेशन है और ये एक फैक्ट भी है जो हमें ध्यान रखना होगा कि
सिर्फ वेव्स जो हैं वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में या फिर जिस डायरेक्शन में वेव प्रोपोगेट हो रही है सिर्फ उस डायरेक्शन में ही ये पॉइंट सोर्स की तरफ वेव एमिट कर रहा होता है। पीछे के डायरेक्शन में, बैकवर्ड डायरेक्शन में वो वेव एमिट नहीं करता है। बाकी आप एनसीईआरटी से भी इस कॉन्सेप्ट को पढ़ सकते हैं। ओके, आगे चलते हैं हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए और सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पे ध्यान देते हैं। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल जो है इस चैप्टर का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पर ही आगे चल के यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट और इंटरफेरेंस इन्वॉल्व्ड है। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल देखिए क्या कहता है। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल इज व्हेन टू और मोर वेव क्रॉस एट अ पॉइंट the displacement at that point equal to the vector sum of displacements of the individual wave। तो मैं देखिए इक्वेशन लिखने की कोशिश करता हूँ दो वेव की। तो मान लीजिए एक है आपके पास y1 इज इक्वल टू a1 साइन ओमेगा t माइनस kx। देखिए अगर आप इस डायग्राम को ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर मैं आपको दोनों वेव दिखाता हूँ, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक जो है वेव आपके पास जो y1 वाली है वो ऐसे चल रही है, ठीक है। आई होप आपको ये इससे y1 वाली वेव ये दिख रही होगी, ये y1 वाली वेव है। अच्छा, अब y2 वाली वेव भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये जो वेव है वो आपके पास y2 वाली वेव है। तो ये y2 वाली वेव है, दो वेव्स हैं। और ये जो y नेट है जो ऊपर यहाँ पर दिखा रखा है, ये वाली जो वेव दिखा रखी है, तो दिस इज y नेट, ये वाली वेव इज y नेट, ठीक है। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल बस क्या बोलता है कि किसी पॉइंट पर अगर दोनों वेव किसी जगह पहुंचती हैं, एक y1 वेव भी किसी जगह पहुंचती है और y2 वेव भी किसी जगह पहुंचती है, तो वहां पर नेट डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ठीक है। अब यहाँ पर तो इलेक्ट्रिक फील्ड है, वी हैव इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो इस वेव की वजह से है और इलेक्ट्रिक फील्ड जो इस वेव की वजह से, तो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे ऐड होती हैं जब दो सोर्स होते हैं हमारे पास, तो जो नेट डिस्प्लेसमेंट होगा वो सिंपली इन सब का, जितनी भी वेव्स है हमारे पास उन सब का वेक्टर सम हो जाएगा आपके पास नेट डिस्प्लेसमेंट। कूल। तो देखिए फॉर्मूला क्या कहता है। तो अगर ये y1 है और a साइन ओमेगा t माइनस k2 है माइनस kx, और y2 जो है मेरे पास a2 साइन ओमेगा t माइनस kx प्लस फाई है। अब यहाँ पर देखिए तो हमारे पास दो वेव्स हैं, एक y1 इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t माइनस kx और एक y2 a2 साइन ओमेगा t kx प्लस फाई। तो ये जो फाई है यहाँ पर जो कि यहाँ नहीं है, वो बताता है कि दोनों के बीच में फेज का डिफरेंस कितना है। तो अगर मैं वो फेज का डिफरेंस यहाँ पे लिखूँ तो वो जो डेल्टा फाई है आपके पास, तो डेल्टा फाई यानी फाई 2 माइनस फाई 1, तो इसकी वैल्यू जो है आपके पास वो फाई हो जाएगी, ठीक है। कभी कभी किसी क्वेश्चन में क्या होगा ना, ये वेव ज़्यादा चली होगी, ये वेव कम चली होगी, तो देयर इज़ अ पाथ डिफरेंस, और उस पाथ डिफरेंस की वजह से भी फेज डिफरेंस आएगा। तो अगर मैं इफ़ यहाँ पे वो भी लिख देता हूँ कि इफ़ पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स इज देयर, देन डेल्टा फाई जो आपके पास आएगा वो हो जाएगा 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स। तो ये भी हमको बड़ा इंपॉर्टेंट है समझना कि कभी कभी क्या होता है कि एक ही सोर्स से एक ही सोर्स से दो रेज होती हैं और वो अलग अलग जाके मिल रही होती हैं, ठीक है। तो उनके डिस्टेंस अलग अलग ट्रैवल करने की वजह से भी उनके बीच में एक फेज डिफरेंस आ जाता है, जो कि हम देखेंगे लेटर ऑन, ठीक। अब दिस इज द फाई। तो अब वाई नेट की इक्वेशन क्या होगी। अब ये y1 वेव है, ये y2 है, तो नेट वेव जो मिलेगी इन दोनों के सुपरपोजिशन से उसकी रिलेशन क्या होगी, उसकी इक्वेशन क्या होगी। तो बड़ा सिंपल है, उसकी इक्वेशन हो जाएगी y इज इक्वल टू a नेट साइन ओमेगा t माइनस kx प्लस फाई नेट। और देखिए हम बड़े इजीली a नेट निकाल सकते हैं। तो a नेट की वैल्यू आपके पास हो जाएगी अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2 वेक्टर, यस जैसे वेक्टर्स को ऐड करते हैं a1 a2
कॉस ऑफ दिस डेल्टा फाई, जो कि इस केस में मैंने फाई ले लिया, तो कॉस ऑफ डेल्टा फाई। तो ये हो जाएगी आपके पास नेट इक्वेशन। ठीक है, अभी हम लोग क्वेश्चन करेंगे और ये भी आप पता लगा सकते हो कि अब इवेंचुअली फाई नेट क्या हो जाएगा। तो जो आपके पास फाई नेट है तो उसका tan फाई नेट इज इक्वल टू, अब ये A2 के साथ बना हुआ है तो A2 के साथ लिखेंगे A2 साइन डेल्टा फाई अपॉन A1 प्लस A2 कॉस डेल्टा फाई। तो ये दोनों इक्वेशन हम ध्यान देंगे और अभी स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और उन दोनों में, उस क्वेश्चन में दोनों कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है कि देयर आर टू वेव्स, दोनों वेव्स को पहले मैं एक साथ निकाल के रखता हूँ। तो दोनों वेव्स हैं क्या, एक ये वाली वेव है और एक ये वाली वेव है। तो अगर मैं y1 लिखता हूँ तो y1 इज इक्वल टू 6 साइन ओमेगा टी प्लस 30 डिग्री। ठीक है, अच्छा अब दूसरी वाली वेव देखें तो दूसरी वाली वेव क्या है, तो y2 इज इक्वल टू 6 कॉस ओमेगा टी। अब लेकिन हमने तो जो प्रूफ करा था उसमें तो दोनों साइन और साइन थे, तो अब यहाँ पर भी मुझे उसको साइन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मैं y2 को ट्रांसफॉर्म कर दूंगा, y2 इज इक्वल टू 6 और देखिए साइन ओमेगा टी प्लस 90 डिग्री मैं इसको लिख सकता हूँ कि नहीं, लिख सकता हूँ कि नहीं, बिकॉज साइन 90 प्लस थीटा इज कॉस थीटा। अब अगर आप ध्यान से देखिए तो वेक्टोरियली ऐड करना है, तो ये जो दूसरी वाली है वो इससे कितनी आगे है, ध्यान दीजिएगा। तो जो मेरा φ1 है, सो φ1 की वैल्यू है ओमेगा टी प्लस 30 डिग्री, और जो मेरे पास φ2 है, तो φ2 की वैल्यू देखिए कितनी है, ओमेगा टी प्लस 90 डिग्री। तो जो डेल्टा फाई है मेरे पास, डेल्टा फाई विच इज φ2 माइनस φ1, तो यहाँ पे रखते हैं बच्चों डेल्टा फाई, तो 90 माइनस 30 इज 60 डिग्री। अब देखिए हमारे पास सब कुछ है जो हम इसको एम्पलीट्यूड, नेट रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड निकालने के लिए चाहिए। ओके, सो लेट अस ट्राई एंड सॉल्व दिस। इसका नेट रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड निकालते हैं हम लोग। तो फॉर्मूला लिखते हैं, ए नेट का फॉर्मूला आपके पास हो जाएगा वही जो लास्ट स्लाइड पे देखा हमने, A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कॉस ऑफ डेल्टा फाई। तो यहाँ पर आपको देखिए क्या मिलेगा, A1 स्क्वायर विच इज 6 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 2, बिकॉज दोनों 6 हैं तो अगेन 2 इंटू 6 का स्क्वायर इंटू कॉस डेल्टा फाई यानी कॉस 60। तो कॉस 60 की वैल्यू आपके पास कितनी हो जाएगी, वी हैव कॉस 60 एज 1/2, तो ये 1/2 हो जाएगा। तो 6 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर इज प्लस 6 स्क्वायर इज 3 टाइम्स 6 स्क्वायर। सो ए नेट जो आपके पास आएगा वो आ जाएगा 6√3। ओके, दिस इज द नेट रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। यानी अगर ये दोनों वेव कहीं पर मिल रही हैं तो इससे पार्टिकल 6 मीटर्स तक जा रहा था, इससे भी पार्टिकल 6 मीटर्स तक जा रहा था, लेकिन जब दोनों एक साथ मिलती हैं तो पार्टिकल जो है मैक्सिमम कहाँ तक जा रहा है, 6√3 तक जा रहा है। अच्छा, अभी मुझे इक्वेशन लिखने के लिए एंगल भी लिखना पड़ेगा। तो एंगल के लिए क्या करें, तो ये देखिए ऑलरेडी 30 डिग्री है और ये इससे 60 डिग्री ज़्यादा है, तो मैं एंगल निकालता हूँ। तो tan डेल्टा फाई, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको, या tan फाई नेट भी इसको लिख सकता हूँ मैं, इसको जो है tan, ठीक है। तो अब मुझे एंगल निकालना है, तो एंगल tan फाई निकालने की कोशिश करूंगा। तो tan फाई का क्या फॉर्मूला हमने लिखा था, A2 यानी 6 साइन डेल्टा फाई कितना है, 60 डिग्री, तो 6 साइन 60 डिग्री अपॉन A विच इज ऑल्सो 6 प्लस B विच इज ऑल्सो 6 कॉस 60 डिग्री। तो अब बड़े आराम से 6 और 6 खत्म हो जाएगा आपके पास, और यहाँ क्या बचेगा, tan फाई इज इक्वल टू साइन 60 विच इज़ √3/2,
और यहाँ पर 1 + 1/2, बिकॉज कॉस 60 की वैल्यू कितनी होगी 1/2। तो ये देखिए कितना बचेगा tan phi की वैल्यू देखिए, तो √3/2 डिवाइडेड बाय 3/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया और √3 को कैंसिल कर देगा, तो tan phi की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 1/√3, यानी phi की वैल्यू 30 डिग्री। अब इक्वेशन कैसे लिखना है, अब इक्वेशन कैसे मिला के लिख सकते हैं, तो देखो क्या हो रहा है कि इससे ये वाला जो है 60 डिग्री ज़्यादा है, ठीक, और ये जो एंगल आ रहा है वो इससे 30 डिग्री ज़्यादा है, ठीक है। यहाँ पर देखिए हमने क्या लिखा था कि भाई ω_t - kx, इसके साथ यहाँ पर 0 था, तो वो जो एंगल आया फाइनली वो φ0, वो एंगल इस वाले वेव से आएगा, तो यहाँ पर इसका एंगल 30 डिग्री है। तो जो नेट इक्वेशन आपके पास आएगी y = 6√3 sin, ये लिखेंगे पूरा ω_t + 30 डिग्री, और उससे कितना आगे जाने वाला है +30 डिग्री, ओके। तो y की वैल्यू आपके पास आ गई 6√3 sin ω_t + 60 डिग्री। दिस इज योर इक्वेशन, ठीक। अब इसका एक ऑल्टरनेट मेथड बताता हूँ, ये तो मैथमेटिकल है। हमें क्या करना है, ये लिखिए आप, एक एरो बनाइए और ये एरो 6 यूनिट्स का है, ठीक। अब ये इससे कितना आगे है, बिकॉज यहाँ का एंगल है ω_t + 30 डिग्री और यहाँ का एंगल ω_t + 90, यानी 60 डिग्री आगे। तो आपने यहाँ पर 60 डिग्री आगे एक एंगल बना दिया 60। अब जब हम पैरेललोग्राम लॉ से इनका रिजल्टेंट निकालेंगे तो ये रिजल्टेंट आया आपके पास, ओके। तो ये आपके पास 6 यूनिट्स, ये भी आपके पास 6 यूनिट्स, और अभी हमने देखा ये कितना एंगल बना रही है, तो ये 30 डिग्री बना रही है। तो ये वाला जो फेज़ है, अगर ये फेज़ है ω_t + 30, तो ये उससे 30 डिग्री ज़्यादा हो जाएगा, तो ये फेज़ आपके पास हो जाएगा ω_t + 60। तो इस तरीके से हम इंटरफेरेंस के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, और ये SHM सिंपल हार्मोनिक मोशन से ये मैंने उठाया आपको, क्योंकि मेरा एम जो है आपको सिर्फ समझाना कि इंटरफेरेंस कैसे वर्क करता है। आई होप इट इज़ क्लियर, ओके। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, और बिफोर मूविंग ऑन टू यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, मुझे एक चीज़ समझना होगा कि कोहेरेंट सोर्सेस क्या होते हैं, ठीक है। तो कोहेरेंट सोर्स हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो मान लीजिए मेरे पास 2 सोर्स हैं, S1 और S2, मेरे पास 2 सोर्स हैं, ठीक है। और ये दोनों सोर्स जो हैं वो वेव जनरेट कर रहे हैं, ये भी एक वेव जनरेट कर रहा है, और सोर्स 2 जो है ये भी एक वेव जनरेट कर रहा है। तो ये दोनों वेव सोर्स कोहेरेंट कब होंगे, कब इन्हें कोहेरेंट सोर्स कहा जाएगा, तो सबसे पहली बात, ठीक है क्या, तो दे जनरेट वेव ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी। तो ये वेव जो जनरेट कर रहे हैं उसकी फ्रीक्वेंसी आपके पास सेम होनी चाहिए, ठीक है। अब अगर फ्रीक्वेंसी सेम है तो हम साथ ही साथ क्या कह सकते हैं कि भाई इनकी जो वेवलेंथ होगी वो भी सेम होगी, बिकॉज हमें तो एक रिलेशन मालूम है ना कि 1/λ = μ/c। तो ये रिलेशन हमें पता है, ठीक है, कि वेलोसिटी अपॉन फ्रीक्वेंसी। अब दोनों सेम मीडियम में अगर ट्रैवल कर रहे हैं तो c तो सेम होगी, तो c अगर सेम है तो इसका मतलब लैम्डा और फ्रीक्वेंसी भी सेम होगी, दोनों सोर्स जो जनरेट कर रहे हैं। आगे हम लोग देखेंगे कि अगर मैं इसको कवर कर देता हूं किसी और स्लिट से या किसी ग्लास स्लैब से कवर कर देता हूं तो वो फिर वहां पर चेंज हो जाएगी, लेकिन अभी के लिए हम लोग मानेंगे कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। अभी जो है दोनों जो है वो सेम वेवलेंथ और सेम फ्रीक्वेंसी की लाइट जनरेट कर रहे हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ देखिए कि दोनों के बीच में अगर कोई फेज डिफरेंस है, इफ there is any phase difference between the two coherent sources,
between the two coherent sources, then the phase difference is constant, then the phase difference is constant। तो वो phase difference जो है वो हमेशा constant होगा। ओके मतलब कहने का क्या है कि अगर ये लाइट जनरेट कर रहा है y1 इज इक्वल टू a1 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, तो दूसरी जनरेट कर रहा होगा y2 इज इक्वल टू a2 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस 5। तो ध्यान देने वाली बात क्या है, अगर आप देखें सेम टाइम और सेम एक्स पर अगर आप कंपेयर करिए तो ओमेगा सेम है। ओमेगा सेम होने का मतलब कि फ्रीक्वेंसी सेम है। और अगर आप फेज डिफरेंस दोनों का देखिए, डेल्टा फाई देखिए तो वो फाई है, उसका भी टाइम से कोई लेना देना नहीं है, यानी जो भी फेज डिफरेंस है दोनों के बीच में वो हमेशा हमेशा कांस्टेंट होगी। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। ओके तो इंटरफेरेंस देखते हैं हम लोग। ओके सो इंटरफेरेंस देखने के लिए सिंपली हमने बताया कि जो एम्पलीट्यूड है हमारे पास, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, तो a इज इक्वल टू अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 इंटू कॉस ऑफ फेज डिफरेंस डेल्टा फाई। ओके तो ये हम लोगों ने जब कोहेरेंट सोर्सेज से बात करी तो ये हमने जो फॉर्मूला यूज़ करा एम्पलीट्यूड का, इसी फॉर्मूले को हम लोग आगे इंटरफेरेंस पढ़ने में भी अप्लाई करेंगे। ओके अब एक छोटी सी चीज़ और साथ साथ देखते हैं, इंटेंसिटी। तो व्हाट इज इंटेंसिटी? तो हमने पहले पढ़ रखा है कि इंटेंसिटी जो है वो दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर। ओके सो इंटेंसिटी को लिखा जा सकता है आई इज इक्वल टू के ए स्क्वायर। अब अगर देखिए यहाँ पर अगर मैं स्क्वायर कर दूं तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, ए स्क्वायर इज इक्वल टू a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस डेल्टा फाई। अब यहाँ पर अगर a स्क्वायर है, सब जगह अगर मैं k से मल्टीप्लाई कर दूं यहाँ पर, तो इधर भी k हो जाएगा, इधर भी k हो जाएगा, यहाँ पर भी k हो जाएगा। और अगर आप यहाँ पर देखिए तो अंडर रूट के एक इससे मल्टीप्लाई होगा तो अंडर रूट के यहाँ पर और अंडर रूट के यहाँ पर, तो क्या मिलेगा ये टर्म अगर हम लोग ध्यान से देखें तो ये मिलेगा आपको नेट इंटेंसिटी या रिजल्टेंट इंटेंसिटी। ओके I1 और यहाँ क्या मिलेगा आपको I2 और यहाँ मिलेगा आपको 2 अंडर रूट I1 I2 कॉस डेल्टा फाई। सो ये दोनों रिलेशन जो है हम लोगों को पूरी तरीके से याद रखनी है कि इंटेंसिटी ऑफ द रिजल्टिंग वेव क्या होने वाली है। ओके एम्पलीट्यूड एंड इंटेंसिटी। अब इसी पे बेस्ड हम लोग इंटरफेरेंस को मल्टीपल तरीके से देख सकते हैं, बिकॉज डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ कॉस डेल्टा फाई कभी हमें जो है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगा, कभी डिस्ट्रक्टिव मिलेगा, कभी समवेयर इन बिटवीन कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव मिलेगा। तो अगर मैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की यहीं पर बात करता हूँ, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस तब हो रहा होगा आपके पास जब रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो, यानी एम्पलीट्यूड भी मैक्सिमम हो और इंटेंसिटी भी आपके पास मैक्सिमम हो। इंटेंसिटी भी मैक्सिमम हो जाएगा और एम्पलीट्यूड भी मैक्सिमम हो जाएगा। अब ये देखिए यहाँ पर किस चीज़ पर डिपेंड कर रहा है, इस कॉस डेल्टा फाई पर। तो कॉस डेल्टा फाई की मैक्सिमम वैल्यू की अगर मैं बात करूं तो ये मैक्सिमम वैल्यू कॉस डेल्टा फाई की 1 होगी। और ये किन वैल्यूज ऑफ डेल्टा फाई पे मिल रही होगी, ध्यान से देखें अगर, तो ये डेल्टा फाई जो है वो अगर 2n पाए है, यानी इंटीजर मल्टीपल ऑफ या कह सकते हैं इवन मल्टीपल ऑफ पाए पर आपको कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिल रहा होगा। यानी फाई की वैल्यू क्या हो सकती है अगर अपन देखें तो फाई कैन बी 0, 2 पाए, 4 पाए, इवन नेगेटिव वैल्यूज भी, और नेगेटिव वैल्यूज भी -2 पाए, -4 पाए एटसेट्रा। ठीक है क्या? तो यहाँ अगर मैं n बिलोंग्स टू इंटीजर कह दूंगा तो सारी कहानी आपकी आ जाएगी, कवर हो जाएगी इसमें। क्यों? क्योंकि
सारे इवन मल्टीपल ऑफ पाई हमें मिल जाएंगे। तो अगर मैं यहाँ पर रखता हूँ फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, तो देखते हैं फॉर्मूला क्या मिलता है जो कि हम सीधा सीधा याद कर लें। अगर मैं यहाँ 1 रख देता हूँ तो a इज इक्वल टू a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2, तो ये क्या हो गया, कैन वी सी द परफेक्ट स्क्वायर हियर, यस। तो परफेक्ट स्क्वायर ये आपके पास मिल जाने वाला है। तो a की वैल्यू आपके पास आएगी a1 प्लस a2। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस अगर दो वेव का हो रहा है, तो जो मैंने एग्जांपल लिया था, अगर मैं पीछे वाली स्लाइड पे जाऊं तो ये जो एग्जांपल लिया था मैंने, तो यहाँ पे देखिए कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है कि इसका जो एम्पलीट्यूड है और इसका जो एम्पलीट्यूड है ये दोनों डायरेक्टली यहाँ पर सम हो जा रहे हैं और एम्पलीट्यूड जो है सीधे ऐड होकर रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड मिल रहा है। कूल, ओके। तो इंटेंसिटी के साथ क्या होगा, अगर हम इंटेंसिटी का रिलेशन देखें तो इंटेंसिटी I इज इक्वल टू I1, सेम रिलेशन, प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 एंड I2, ऐसा कुछ आपको मिल जाने वाला है। ठीक है क्या, अगर आप इसको ध्यान से देखें तो मैं इसको क्या कह सकता हूँ कि अगर ये अंडर रूट I1 का होल स्क्वायर कह दिया जाए और इसको अंडर रूट I2 का होल स्क्वायर कर दिया जाए तो परफेक्ट स्क्वायर यहाँ पर भी दिख रहा है। तो इंटेंसिटी विल बी परफेक्ट स्क्वायर ऑफ अंडर रूट I1 प्लस अंडर रूट I2। So this will be your resultant intensity, okay, and this is the resultant amplitude। तो एम्पलीट्यूड सीधा सीधा ऐड हो जा रहा है a1 प्लस a2 और जो इंटेंसिटी आ रही है वो रूट इंटेंसिटी 1 प्लस रूट इंटेंसिटी 2 का होल स्क्वायर हो जा रहा है। आई होप इट इज़ क्लियर। तो एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ मैं। तो मान लेते हैं कि मेरे पास दो वेव हैं, y1 इज इक्वल टू, और यहाँ पे ले लेता हूँ मैं 6, जो पहले पिछला एग्जाम्पल था 6 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, और दूसरा है मेरे पास y2 इज इक्वल टू 4 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। कूल, ठीक है। तो अगर मुझे रिजल्टेंट इंटेंसिटी पता लगानी है, रिजल्टेंट इंटेंसिटी पता लगाना, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड पता लगाना है, तो जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड होगा वो सीधा सीधा 6 प्लस 4, तो रिजल्टेंट वेव का जो एम्पलीट्यूड होगा वो 10 यूनिट्स आपके पास आ जाएगा। आई होप इट इज़ क्लियर, ओके कूल। अब एक छोटी सी चीज़ देखिए, अगर मैं इंटेंसिटी भी निकालने की कोशिश करता हूँ तो कुछ इंटेंसिटी को समझना होगा कि क्या इंटेंसिटी ले सकता हूँ मैं। तो अगर मैं ले लेता हूँ कि इसकी इंटेंसिटी जो है वो I0 है, तो इसकी इंटेंसिटी कितनी होगी, अगर मैं I1 को I0 ले लेता हूँ तो कोई मुझे बता सकता है कि I2 क्या होनी चाहिए? जल्दी से बताइए, कमेंट करिए क्या हो सकती है। कैसे पता लगाएंगे, अगर इसकी इंटेंसिटी I0 है तो इसकी इंटेंसिटी क्या होगी? तो हमें पता है कि इंटेंसिटी जो है वो एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी I1 बाई I2 इज इक्वल टू 4/6 का होल स्क्वायर यहाँ पर कर देंगे, तो 4/6 का होल स्क्वायर, तो दिस विल बी 2/3। तो यहाँ से मुझे पता चल गया कि I1 इज इक्वल टू 2/3 यानी 4/9 टाइम्स I2। तो यहाँ से मैं I2 भी निकाल सकता हूँ। तो मैंने बोला कि दो इंटेंसिटीज़ है, I1 की वैल्यू अगर I0 है तो I2 की वैल्यू मेरे पास 9I0/4 हो जाएगी। तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी अगर मुझे इस केस में निकालनी है कि भाई व्हाट विल बी द रिजल्टेंट इंटेंसिटी, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड तो 10 आ गया, रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या आनी चाहिए? तो बहुत ही ईजिली हम रिजल्टेंट इंटेंसिटी भी निकाल सकते हैं। तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी वुड बी √I0 प्लस √9I0/4 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से हम रिजल्टेंट इंटेंसिटी भी निकाल सकते हैं। I0 को कॉमन ले लिया जाए तो I0 बाहर आ जाएगा और यहाँ बचेगा 1 प्लस 3/2 और 3/2 होगा 5/2। तो I की जो वैल्यू आपके पास आएगी तो दैट वुड बी 5 स्क्वायर, दिस कैन बी रिटन एज 5
बाय 2 का होल स्क्वायर इंटू आई नॉट, और 5 का स्क्वायर वुड बी 25 एंड 2 का स्क्वायर 4, सो 25 बाय 4 आई नॉट विल बी द रिजल्टेंट इंटेंसिटी। आई होप इट इज क्लियर कैसे हम रिजल्टेंट इंटेंसिटी देख सकते हैं, ठीक है क्या। और अब मैं बात करूंगा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए कि हाउ कैन वी अंडरस्टैंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो देखिए बच्चों, फॉर्मूला हमारे पास वही सेम फॉर्मूला है जो हम लोग यूज करने जा रहे हैं इंटरफेरेंस का। बस ध्यान आपको इसमें क्या देना है कि अब जो कॉस डेल्टा फाई है उसकी वैल्यू मिनिमम होनी चाहिए, और कॉस डेल्टा फाई की वैल्यू मिनिमम कैसे कब हो सकती है, तो कॉस डेल्टा फाई को अगर मैं -1 रख देता हूं, वो कब पॉसिबल है कि डेल्टा फाई जो है वो एक ऑड मल्टीपल ऑफ पाई है। तो मैं अगर इसको 2n-1 इंटू पाई रखता हूं और यहां पर बोल देता हूं कि n बिलोंग्स टू इंटीजर, तो देखिए सारे वैल्यूज आपके पास कवर हो जाएंगे। n की वैल्यू 1 रखें तो पाई -पाई भी हो सकता है, साथ में 3 पाई भी हो सकता है, -3 पाई भी हो सकता है, एटसेट्रा। ऑल द ऑड मल्टीपल ऑफ पाई विल गिव यू कॉस डेल्टा फाई एज -1। ओके, तो व्हाट विल बी एम्पलीट्यूड। तो एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला देखें तो यहाँ पर a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर, अब यहाँ पे माइनस आएगा क्योंकि कॉस डेल्टा फाई को अपन ने -1 रखा है, सो -2a1 a2। अब ये देखिए क्या निकल कर आ रहा है, इट्स ऑल्सो परफेक्ट स्क्वायर, तो a1 माइनस a2। अब यहाँ मॉड लगा देना होगा। क्यों मॉड लगा देना होगा बच्चों, ध्यान देना है। मॉड क्यों लगाया मैंने, क्योंकि हो सकता है a1 बड़ा हो और हो सकता है a2 बड़ा हो, तो बेसिकली a1 a2 में से जो भी बड़ा होगा उसका डिफरेंस ले लेना है हमें और यहाँ पे लिख देना है। अगर a1 4 है और a2 6 है तो 4 - 6 -2 उसका मॉड ले लेंगे, 2 आंसर हो जाएगा। तो बेसिकली एम्पलीट्यूड जो हमें बताना है, इनका डिफरेंस बताना है जो भी बड़ा होगा। ओके, अब इंटेंसिटी की बात करें बच्चों तो सेम इंटेंसिटी का फॉर्मूला I इज इक्वल टू I1 आ जाएगा आपके पास, प्लस I2 आ जाएगा, और यहाँ पर प्लस 2 √I1 √I2, और यहाँ पे कॉस डेल्टा फाई था तो कॉस डेल्टा फाई की जगह अगर -1 रख दिया जाए तो -1 रखते ही यहाँ पर भी देखिए आपको मिलेगा I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 माइनस 2 √I1 √I2। तो यहाँ पर भी वही ट्रिक अपनाते हैं, इसको होल स्क्वायर करते हैं अंडर रूट लगाकर। एक ही चीज़ है, एक ही चीज़ है, ऐसा नहीं है कुछ चेंज कर दिया हमने, सेम है। तो यहाँ पे इंटेंसिटी जो निकल कर आएगी वो √I1 माइनस √I2 का होल स्क्वायर would be your intensity. This is for destructive interference. The both relation is for destructive interference. तो मैं चाहता हूँ कि ये पिछला क्वेश्चन जो है सेम प्रॉब्लम को अगर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए सॉल्व करा जाए तो सेम प्रॉब्लम का आंसर आप निकालिए। देखिए क्वेश्चन को मैं फिर से लिख देता हूँ, तो y1 इज इक्वल टू 6 साइन ओमेगा टी माइनस kx और y2 इज इक्वल टू 4 साइन ओमेगा टी माइनस kx। इसकी इंटेंसिटी अगर आपके पास I0 है, इसकी इंटेंसिटी मुझे नहीं पता क्या है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड और रिजल्टेंट इंटेंसिटी निकालिए अब फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है, अब देखिए एक चीज़ ध्यान दीजिए कि क्या है भैया, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, अभी नहीं होगा, क्योंकि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए दोनों के बीच में एक फेज डिफरेंस भी मुझे डालना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं यहाँ पर एक फेज डिफरेंस डाल देता हूँ, ये वाली वेव को थोड़ा सा आगे बढ़ा देता हूँ, प्लस पाई कर दूंगा। तो प्लस पाई से क्या हुआ, नाउ दे आर गोइंग टू इंटरफेयर डिस्ट्रक्टिवली। सो काइंडली सॉल्व दिस प्रॉब्लम और जल्दी जल्दी कमेंट करिए, वीडियो को पॉज करिए और इसका आंसर कमेंट में डालिए और देखिए कि सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ओके, आई होप ये समझ में आ रहा हो। तो आगे हम इन्हीं दोनों को यूज़ करते हुए एक बहुत ही ज़्यादा फेमस और वेव ऑप्टिक्स को पूरे तरीके से वर्ल्ड के सामने प्रूव करने का जो काम किया यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट ने, क्योंकि क्या हो रहा था, न्यूटन ने बोला कि लाइट जो है वो पार्टिकल नेचर की है, तो पार्टिकल नेचर की तरफ पूरा वर्ल्ड लाइट के लिए इंक्लाइन हो गया था।
ठीक है। हालांकि ह्यूगिंस भी उसी एरा में थे, न्यूटन के थोड़ा सा पहले ही हाइगन्स ने भी अपना हाइगन्स प्रिंसिपल दिया, लेकिन न्यूटन की बात ज़्यादा लोग मान रहे थे। लेकिन जब यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट आया तो पूरे तरीके से इस बात को सबके सामने, वर्ल्ड के सामने रखा गया कि नहीं, लाइट इज़ अ वेव नेचर, और वहीं से ये डुअल नेचर ऑफ लाइट की बात सामने आई कि लाइट एक्सपेरिमेंट्स पे डिपेंड करता है, हाउ वी आर एक्सपेरिमेंटिंग, क्या हमारा सेटअप है कि वेदर लाइट विल शो अ डुअल, लाइट विल शो अ पार्टिकल नेचर, और लाइट विल शो अ वेव नेचर। ओके, तो समझते हैं, इस एक्सपेरिमेंट को समझने की कोशिश करते हैं। एक्सपेरिमेंट बड़ा ही सिंपल सा है। क्या करना है, यहां पर मैंने एक स्क्रीन रखी, कूल, ठीक है क्या, और यहां पर मैंने दो सोर्स रखा, तो ये है स्क्रीन का मिड पॉइंट। ओके, तो स्क्रीन का मिड पॉइंट अगर मैं यहाँ पे बना देता हूँ, एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर देते हैं। ओके, और यहाँ पर दो स्लिट्स बनाते हैं। बेसिकली क्या करते हैं कि एक ओपेक शीट रखते हैं हम लोग, और उस शीट के अंदर दो छोटे छोटे होल्स करे जाते हैं। ओके, बहुत ही छोटे छोटे दो होल्स कर दिया आपने, ठीक है, जिसको हम स्लिट्स बोलेंगे। तो एक होल मैंने यहाँ पर कर दिया और एक होल मैंने यहाँ पर कर दिया, ठीक है। अब इससे एडवांटेज क्या हुआ, कोहेरेंट सोर्स चाहिए हमें, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर एक सोर्स रखा, ठीक, अब एक सोर्स रखा इसी के मिड पॉइंट के सामने। तो सोर्स को यहाँ पर रखने से एडवांटेज क्या हुआ कि एक स्लिट अगर मेरे पास यहाँ है और एक स्लिट मेरे पास यहाँ पर है, ठीक है, तो दोनों से जब लाइट इधर से जा रही है और लाइट जब इधर से जा रही है, तो एक ही सोर्स से दो सोर्स बन रहे हैं। एक यहाँ पर S1 बन रहा है और एक यहाँ पर S2 बन रहा है, और इन दोनों के बीच की ये जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को अपन D बोल दे रहे हैं। कूल। अब ध्यान देने वाली बात क्या है कि यहाँ से लाइट आ रही है, फिर इधर जब पहुंच रही है तो बाकी सब तो लाइट जो है वो ब्लॉक कर दी जा रही है। सिर्फ इन छोटे से बहुत ही टीनी टाइनी होल से लाइट जो है वो निकल कर आ रही है, ठीक है। और वहाँ पे लाइट फिर से पॉइंट सोर्स की तरह एक्ट कर रहे हैं, जैसा हाइगन्स प्रिंसिपल है। तो हाइगन्स प्रिंसिपल के हिसाब से वो फिर से पॉइंट सोर्स की तरह एक्ट कर रहे हैं, ठीक है। और देखते हैं कि लाइट जब कहीं पर पहुँच रही है तो लाइट कैसी पहुंच रही है। ओके, तो मान लेते हैं कि स्क्रीन के इस पॉइंट पर लाइट पहुंच रही है, तो एक तो लाइट यहाँ से इस पॉइंट पे पहुंच रही है, कूल, और एक लाइट यहाँ से इसी पॉइंट पर पहुंच रही है। तो इसी पॉइंट से लाइट दोनों वहाँ से पहुंच रही है, और जो स्क्रीन का और ये डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस इज नोन एज कैपिटल D, ठीक है। तो अब देखिए, पाथ डिफरेंस बड़ा इंपॉर्टेंट रोल करता है, क्योंकि यहाँ से तो कोई भी फेज डिफरेंस नहीं आ रहा है, ठीक है, लेकिन जो लाइट चल रही है इधर से, अगर ये P पॉइंट है और P पॉइंट जो है स्क्रीन के सेंटर से Y डिस्टेंस पर है, अगर ये पॉइंट P स्क्रीन से Y डिस्टेंस पर है, तो जब लाइट यहाँ से उधर ऊपर तक ट्रैवल कर रही है, तो अगर मैं ये डिस्टेंस की बात करूं और ये डिस्टेंस की बात करूं, तो दोनों के बीच में अगर मुझे डिफरेंस समझना है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस, तो एक छोटा सा, बहुत ही छोटा सा काम करते हैं अपन। और देखिए, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देते हैं इस पर, ठीक है। और ये परपेंडिकुलर ड्रॉप करते ही देखिए क्या एडवांटेज मिल रहा है हमें, ठीक, कि यहाँ के बाद इन दोनों लाइट को, इन दोनों रेज को वेव बोल सकता हूँ मैं, पैरेलल एज्यूम किया गया। क्यों पैरेलल एज्यूम किया गया? बिकॉज डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है ना। अब डिस्टेंस अगर बहुत ज़्यादा, हम क्या बोलते हैं कि दो पैरेलल लाइंस इन्फिनिटी पर मिलती है। अब इन्फिनिटी इज द रिलेटिव कॉन्सेप्ट, बोल सकते हैं ना कि डिस्टेंस बहुत ही ज़्यादा है यार, इसके कंपैरिजन में, D के कंपैरिजन में कैपिटल T बहुत ज़्यादा है यार, तो हम पैरेलल उनको एज्यूम कर सकते हैं। तो अगर मैं उनको पैरेलल एज्यूम कर रहा हूँ, तो देखिए एक लाइन और मैं यहाँ पे बनाना चाह रहा हूँ, ठीक है। और ये देखिए, यहाँ से इसको सेंटर की एक और लाइन बनाऊं मैं अगर, ठीक है, और ये वाला एंगल अगर मैं थीटा ले लेता हूँ, दिस एंगल को, अगर मैं इस एंगल को थीटा ले लेता हूँ, ठीक है, तो ये एंगल थीटा लेने से क्या हुआ कि अगर ये लाइन सारी की सारी पैरेलल हैं, तो ये भी एंगल जो है आपके पास थीटा हो जाएगा, तो ये भी एंगल आपके पास थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो ये थीटा 90 माइनस थीटा, तो ये वाला जो एंगल आपके पास, ये भी थीटा हो जाएगा। तो अगर मैं इस लेंथ की बात करूं, यहाँ से दोनों के बीच की जो दूरी है, अगर मैं इस दूरी की बात करूं, ये तो दिस इज D, और ये यहाँ परपेंडिकुलर है, ये थीटा है, तो दिस वुड बी D साइन थीटा,
कूल। तो ये डिस्टेंस जो है यहाँ से PS1 और PS2 के बीच में जो डिफरेंस अगर मैं उसको लिखूं PS2 माइनस PS1, तो ये दूरी जो है आपके पास निकल कर आ जाएगी d साइन थीटा। यानी जो पाथ डिफरेंस है इस सोर्स से P पॉइंट जाने का और इस सोर्स से P पॉइंट जाने का जो पाथ डिफरेंस है, तो डेल्टा x को हम अपन लिख सकते हैं d साइन थीटा। अब देखिए मैंने आपको क्या बताया पहले ही कि अगर आपके पास पाथ डिफरेंस है डेल्टा x, तो उसकी वजह से एक फेज डिफरेंस आएगा और मैं फेज डिफरेंस को क्या बोल सकता हूँ 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डेल्टा x। अब फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस अगर मैं बात करता हूं कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है कहीं पर, तो डेल्टा फाई की वैल्यू फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है बच्चों, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए डेल्टा फाई की जो वैल्यू है वो इवन मल्टीपल यानी 2n पाई होनी चाहिए। तो 2n पाई 2 पाई बाय लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स, तो यहाँ से मैं कैंसिल कर दूं और देखिए डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या आ रही है, डेल्टा एक्स इज कमिंग आउट टू बी n लैम्डा। तो अगर आपके पास कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है तो ये जो पाथ डिफरेंस है वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा आना चाहिए, यानी फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस d साइन थीटा शुड बी इक्वल टू n लैम्डा। ओके अब यहां पर कैसे, अब मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है, मैं स्क्रीन पर मैक्सिमाज यानी वो पॉइंट जहां पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है वो पता लगाना चाहता हूं कि भाई कहां कहां कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए अगर मैं देखूं फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, तो d साइन थीटा की जो वैल्यू है वो n लैम्डा होनी चाहिए, ठीक है। अब अगर यहां पर देखा जाए कि साइन थीटा और टैन थीटा, बिकॉज ये काफ़ी छोटे एंगल्स हैं, तो मैं लिख सकता हूँ ना भाई कि साइन थीटा अप्रॉक्सीमेटली टैन थीटा के बराबर होगा और विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली, तो टैन थीटा अगर आप निकालेंगे तो यहाँ परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो विच इज़ y बाय डी हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि साइन थीटा की बात अगर मैं निकालूँ यहाँ पर, तो साइन थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा बाय डी, और जिसको लिख सकते हैं हम लोग अभी अभी देखा y बाय कैपिटल D। तो मुझे y पता चल गया, y इज इक्वल टू n लैम्डा d बाय d। तो ये वो पॉइंट्स हैं आपके पास जहाँ पर जहाँ जहाँ मुझे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिल रहा होगा। दीज आर द पॉइंट्स वेयर वी विल गेट कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अगर मैं यहीं पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बात करूं, लेट अस टॉक अबाउट डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। सो फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस यानी जहां पर मिनिमाज होगी, फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की अगर मैं बात करूं तो हमें पता है कि भाई ये जो डेल्टा फाई है वो क्या होना चाहिए फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो मैं यहां पे लिख देता हूं फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जो डेल्टा फाई है, सो डेल्टा फाई की वैल्यू 2n माइनस 1 इंटू पाई होना चाहिए। और अगर मैं डेल्टा एक्स को यहाँ पे वैल्यू निकालने की कोशिश करूँ डेल्टा एक्स की, सो 2 पाई बाय लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 2n माइनस 1 पाई। सो पाई और पाई को कैंसिल कर सकते हैं और डेल्टा एक्स की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 2n माइनस 1 बाय 2 इंटू लैम्डा, यानी लैम्डा बाय 2 का ऑड मल्टीपल। आर वी गेटिंग दिस? जो पाथ डिफरेंस है वो लैम्डा बाय 2 का ऑड मल्टीपल आएगा। और इसी को आगे बढ़ाएं फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। हमें पता है कि भैया जो d साइन थीटा है, d साइन थीटा वो लैम्डा बाय 2 का ऑड मल्टीपल यानी 2n माइनस 1 होना चाहिए। यहाँ से फिर से वही कहानी, मैं साइन थीटा को y बाई डी लिख सकता हूँ, dy बाई कैपिटल D लिख सकता हूँ 2n माइनस 1 इंटू लैम्डा बाई 2। और यहाँ से मुझे y इज इक्वल टू 2n माइनस 1
लैम्डा बाय 2 डी बाय डी। ये वो लोकेशंस मिल गई जहां पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा होगा, यानी मिनिमाज मिल रही होगी, और जहां पर डार्क फ्रिंजेस हो रहा होगा। तो ये लोकेशन ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस है, दिस इज लोकेशन ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस। ओके, तो दीज आर ब्राइट फ्रिंजेस और दीज आर द लोकेशंस ऑफ डार्क फ्रिंजेस। तो यहां पे डार्क फ्रिंजेस मिल रहे होंगे। कूल, ठीक है। अब एक बार देखते हैं कि दो फ्रिंजेस के बीच में डिस्टेंस कितनी है। तो वहां पर एक टर्म आता है आपके पास फ्रिंज विड्थ। ओके, फ्रिंज विड्थ यानी दो ब्राइट या दो डार्क फ्रिंजेस के बीच का डिफरेंस। तो कुछ करना नहीं यार, एक बार yn में से yn-1 यानी nth ब्राइट में से n-1th ब्राइट के बीच का डिस्टेंस निकाल लो। तो उसी को हम लोग फ्रिंज विड्थ w भी कह सकते हैं। सो w की वैल्यू अगर यहाँ पे देखा जाए n लैम्डा d बाय डी माइनस n-1 लैम्डा d बाय डी करा जाए तो w की वैल्यू आपके पास आ जाएगी लैम्डा d बाय डी, यानी जो फ्रिंजेस की विड्थ है वो कांस्टेंट है। तो ये सारे फॉर्मूलेज बच्चे जो मैं आपको रिवाइज करवा रहा हूँ वो हमें याद रखने हैं एग्जाम में। अब तो हार्डली कुछ बचा हुआ टाइम, तो जल्दी जल्दी हम इनको रिवाइज करेंगे, सारे ये जो फॉर्मूलेज हमने लिख रखे हैं। ओके, अब एक एंगुलर फ्रिंज विड्थ भी आती है, तो वो भी अपन देख लेते हैं। सबको मैं अभी डायग्राम में रिवाइज करा दूंगा। तो अगर मैं एंगुलर फ्रिंज विड्थ की बात करता हूं, जिसको हम अल्फा से डिनोट करते हैं, तो एंगुलर फ्रिंज विड्थ, ओके, एंगुलर फ्रिंज विड्थ अल्फा। तो एंगुलर फ्रिंज विड्थ में कुछ नहीं करना है आपको, अल्फा इज इक्वल टू फ्रिंज विड्थ बाय डी। सो एंगुलर फ्रिंज विड्थ अल्फा की वैल्यू हो गई आपके पास लैम्डा बाय डी। ओके, तो ये सारी चीज़ें हैं जो हमें याद रख रहे हैं। अब डायग्राम में अगर आप देखें कैसे देखा जा सकता है, तो अगर आप यहाँ पर पैटर्न देखने की कोशिश करें, तो अगर यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ कि एक मैक्सिमा बन रहा है, यहाँ पर एक मैक्सिमा, फिर मिनिमा, फिर मैक्सिमा, फिर मिनिमा, फिर मैक्सिमा, फिर मिनिमा, फिर मैक्सिमा, मिनिमा, तो ऐसा पैटर्न आपको मैक्सिमा और मिनिमा का स्क्रीन पर मिलने लगेगा। ओके, और ये वाली जो है आपके पास ब्राइट फ्रिंजेस हैं, ये सब जो है वो ब्राइट फ्रिंजेस हैं जहाँ पर इंटेंसिटी ज़्यादा मिल रही होगी, और जहाँ पर इंटेंसिटी कम मिल रही होगी ये सब आपके पास डार्क फ्रिंजेस हैं। और किसी दो ब्राइट फ्रिंज या किसी भी दो डार्क फ्रिंज के बीच का ये जो डिस्टेंस है उसी को अपन बोल रहे हैं, यही जो डिस्टेंस है आपके पास, इन्हीं को अपन फ्रिंज विड्थ w बोल रहे हैं। दो ब्राइट फ्रिंज के बीच का डिस्टेंस या दो डार्क फ्रिंज के बीच का डिफरेंस, उसी को w बोला जा रहा है। अच्छा, अब एंगुलर फ्रिंज विड्थ क्या है? तो जो एंगल सेंटर पे सबटेंड कर रहा है, जैसे मैंने इसको अगर एक ब्राइट फ्रिंज लिया P पर, तो दूसरी ब्राइट फ्रिंज अगर मैं यहीं से ले लेता हूं, तो ये पॉइंट है दूसरी ब्राइट फ्रिंज का। तो ये दोनों ब्राइट फ्रिंज के बीच में जो एंगल सबटेंड हो रहा है इसी को अल्फा बोलेंगे। तो दिस इज द एंगुलर फ्रिंज विड्थ एंड दिस इज द फ्रिंज विड्थ। तो दो मैक्सिमा के बीच में जो डिस्टेंस है उसको अपन बोलेंगे फ्रिंज विड्थ, और जो एंगल ये सबटेंड कर रहे हैं फ्रॉम द सेंटर ऑफ द टू सोर्स उसी को अपन बोलेंगे एंगुलर फ्रिंज विड्थ। तो आई होप ये क्लियर हो गया। अभी हम क्वेश्चन लगाने से एक स्टेप और दूर हैं, ठीक है। तो सारे फॉर्मूलेज हमें याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट, ऑल दीज फार्मूलाज दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और डायरेक्ट आप देखोगे इन फार्मूला से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो एक छोटी सी चीज़ और हमें समझनी होगी जब तक हम क्वेश्चन करने के लिए प्रिपेयर्ड हैं, दैट इज ऑप्टिकल एंड ज्योमेट्रिकल पाथ। ओके, अब देखो क्या हो रहा है कि मैंने आप लोगों को बताया कि जो डेल्टा फाई है, डेल्टा फाई इट इज 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स, ये रिलेशन मैंने आपको बताया। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है कि डेल्टा फाई जो है वो लैम्डा पे डिपेंड कर रहा है, ठीक। तो लाइट अगर किसी मीडियम में ट्रैवल करती है, ठीक है, तो लाइट की फ्रीक्वेंसी तो नहीं चेंज हो रही है। मेरी बात आप लोग समझ रहे हैं मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ? तो लाइट की जो फ्रीक्वेंसी है वो नहीं चेंज हो रही है। हमें क्या पता है कि म्यू इज इक्वल टू c बाय लैम्डा, ये हमें पता है,
ठीक है। तो अगर लाइट कहीं किसी जगह जा रही है और उसकी फ्रीक्वेंसी नहीं चेंज हो रही है जबकि उसकी स्पीड चेंज हो जा रही है, तो अगर ये कांस्टेंट रहना है तो मैं एक चीज़ बोल सकता हूँ ना भाई कि वेवलेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड, अगर फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है। तो अगर स्पीड कम हो रही है तो वेवलेंथ भी कम होनी चाहिए। तो जब वेवलेंथ कम हो जाती है मीडियम में ट्रैवल करने के लिए, तो ये जो डेल्टा फाई है वो डेल्टा फाई भी चेंज हो जाता है। तो ऑप्टिकल ज्योमेट्रिकल पाथ क्या है, अगर जल्दी से मैं आपको बताऊं तो ज्योमेट्रिकल पाथ क्या है, इट इज द एक्चुअल डिस्टेंस कवर्ड बाय अ ईएम वेव और ए लाइट वेव। ओके, अब ऑप्टिकल पाथ क्या है कि उतना फेज डिफरेंस जो डिस्टेंस चलने की वजह से आया, ज्योमेट्रिक डिस्टेंस चलने से आया, वही फेज डिफरेंस कितना डिस्टेंस चलना पड़ेगा वैक्यूम के अंदर कि वही फेज डिफरेंस आए, तो दैट इज द ऑप्टिकल पाथ। ओके, और बड़ा सिंपल सा रिलेशन है, तो हमारे पास हमें बड़ा सिंपल सा है कि ऑप्टिकल पाथ जो है आपके पास, अगर मैं यहाँ पे लिखूं, is equal to refractive index mu times geometrical path। तो ये रिलेशन हम लोग ध्यान रखेंगे। तो ऑप्टिकल पाथ जो है वो म्यू टाइम्स ज्योमेट्रिकल पाथ हो जाता है, ठीक है। और एक छोटा सा रिलेशन और मैं आपको रखना चाहता हूँ कि अगर लाइट जो है, दो लाइट है और यहाँ पर एक लाइट जो है इसके अंदर से ट्रैवल कर रही है, एक वेव इसके अंदर से ट्रैवल कर रही है, और जो डिस्टेंस अगर आपके पास t है और दूसरी लाइट उतना ही डिस्टेंस जो है वो वैक्यूम में ट्रैवल कर रही है, सेम t डिस्टेंस, तो दोनों के बीच में पाथ डिफरेंस जो है वो कितना आ जाएगा। तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल सा है ये, ठीक है क्या, क्योंकि इसका जो ज्योमेट्रिकल पाथ है वो t है, लेकिन इसका ऑप्टिकल पाथ कितना है, वो म्यू टाइम्स t है। और बिकॉज ये फ्री स्पेस में चल रही है तो इसका ज्योमेट्रिकल पाथ और इसका ऑप्टिकल पाथ सेम है, तो इसके लिए माइनस टी हो जाएगा। सो जो डेल्टा एक्स आया जस्ट बिकॉज ऑफ द टू डिफरेंट मीडियम इन विच दे आर ट्रैवलिंग इज टी टाइम्स म्यू माइनस वन। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। ये क्यों बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो मान लीजिए हमने कोई स्लिट को कवर कर दिया, ठीक है। अगर हमने बॉटम स्लिट को कवर कर दिया तो बॉटम स्लिट को कवर करने का मतलब कि बॉटम स्लिट का हमने पाथ थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया, क्योंकि जैसे ही हम स्लिट लगा देते हैं तो ज्योमेट्रिक पाथ तो वही रहता है लेकिन ऑप्टिकल पाथ बढ़ जाता है, क्योंकि वेवलेंथ जो है वहाँ पर छोटी हो जाती है। तो आपको ध्यान देना है कि अगर आपने नीचे वाले को कवर किया, अगर हमने नीचे वाले स्लिट को कवर किया यहाँ पर, अगर इस स्लिट को मैंने कवर कर दिया तो ये वाला पाथ बढ़ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो PS2 माइनस PS1 है, बिकॉज ये पाथ अगर आपने कवर कर दिया, तो मैं देखिए लिख के बताता हूँ, इफ बॉटम स्लिट इज कवर्ड, इफ बॉटम स्लिट इज कवर्ड, तो अगर आपने बॉटम स्लिट को कवर करा तो बॉटम स्लिट को कवर करने के लिए PS2 माइनस PS1 की जो वैल्यू है, PS2 माइनस PS1 की जो वैल्यू है, जिसको अपन d साइन थीटा कहते थे, जिसको अपन पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स भी करते थे, तो बॉटम की लेंथ बढ़ गई तो ये डिस्टेंस और बढ़ जाएगा। तो मुझे यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा प्लस t इंटू म्यू माइनस वन। कूल। और अगर टॉप स्लिट आप कवर कर देते हो तो डेल्टा एक्स जो है आपके पास वो आ जाएगा PS2 माइनस PS1 इज इक्वल टू डी साइन थीटा माइनस टी इंटू म्यू माइनस वन। और अगर आप दोनों स्लिट कवर कर देते हो, ऊपर वाला भी कवर कर देते हो, दोनों को कवर कर देते हो, तो रिलेशन देखिए क्या हो जाएगा, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू PS2 माइनस PS1 इज इक्वल टू डी साइन थीटा माइनस T1 म्यू वन माइनस वन, ये टॉप स्लिट के लिए, प्लस T2 इंटू म्यू टू माइनस वन, ये बॉटम स्लिट के लिए। तो ये अपन ध्यान रखेंगे। तो ये वाला जो है वो टॉप के लिए है और ये वाला जो है आपके पास बॉटम के लिए। तो इसको अपन को ध्यान में रखना होगा कोई भी क्वेश्चन करने से पहले। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अब हम क्वेश्चन करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि यंग जब स्लिट एक्सपेरिमेंट भी समझ गए हैं और
स्लिट को कवर करना भी समझ गए। तो क्वेश्चन देखिए बड़ा सिंपल सा है, क्या कह रहा है कि 2 स्लिट यंग्स इंटरफेरेंस एक्सपेरिमेंट इज डन विद मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ। तो लाइट की जो वेवलेंथ आपको दी हुई है दैट इज 6000 एंगस्ट्रॉम, लाइट की वेवलेंथ आपको दे रखी है, ठीक है। द स्लिट्स आर 2 mm अपार्ट, तो डिस्टेंस बिटवीन दी स्लिट्स जो है वो 2 mm दे रखी है। एंड द फ्रिंजेस आर ऑब्जर्व्ड ऑन अ स्क्रीन प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर। सो d इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, यानी स्क्रीन और स्लिट के बीच की जो डिस्टेंस है वो आपको कैपिटल D दे रखी है, ओके। And it is found that the interference pattern shifts by 5 mm when a transparent pattern, तो जो shift है आपके पास पैटर्न के अंदर जो शिफ्ट है, ठीक है, वो शिफ्ट की वैल्यू 5 mm की शिफ्ट आ रही है। और ये शिफ्ट कब आ रही है? व्हेन अ ट्रांसपेरेंट प्लेट ऑफ थिकनेस, तो थिकनेस ऑफ द प्लेट जो निकल कर आ रही है दैट इज 0.5 mm की थिकनेस है, इज इंट्रोड्यूस इन द पाथ ऑफ वन ऑफ द स्लिट, व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्लेट। तो जो अब देखिए मैंने अभी आपको बताया कि जो सेंटर है, अगर आप सेंटर की लोकेशन देखें तो सेंटर पे आपको मैक्सिमम मिल रहा है, ठीक है। ऐसा क्यों मिल रहा है बच्चों? क्योंकि अगर आप दोनों वेव को देखो, जब वो सेंटर पे पहुंच रही हैं तो उनके बीच में कोई पाथ डिफरेंस नहीं है। ये भी बराबर डिस्टेंस कवर कर रही है, ये भी बराबर डिस्टेंस कवर कर रही है, तो डेल्टा एक्स जो है सेंटर का वो 0 होता है। लेकिन अगर आपने किसी एक स्लिट को कवर कर दिया तो वहाँ से लाइट जब आगे पहुँच रही होगी तो आपने उस जगह का ऑप्टिकल पाथ बढ़ा दिया, जिसके वजह से जो सेंटर पे ज़रूरी नहीं है मैक्सिमा मिले, तो वो सेंटर कहीं और शिफ्ट हो जाएगा। वही शिफ्ट वो हमें दे रखे। अब सेंटर की खासियत क्या है, अगर मैं वापस आऊँ तो एट सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज, जिसको CBF भी बोलते हैं, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज, ओके, लिख देता हूं मैं, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। तो सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज की खासियत क्या होती है कि भाई डेल्टा एक्स जो है वहाँ पर 0 होना चाहिए, ठीक है। अब आपने किसी एक को कवर कर दिया है, तो जब आपने किसी एक को कवर कर दिया है, डेल्टा एक्स का जो रिलेशन है, तो डेल्टा एक्स का रिलेशन अभी हमने देखा d साइन थीटा, और यहाँ माइनस ले सकते हैं हम लोग, ठीक है क्या। एक किसी एक को कवर किया, नीचे वाले को कवर कर दिया तो शिफ्ट हो गई, तो d साइन थीटा माइनस, और यहाँ पर हो जाएगा t इंटू म्यू -1 इज इक्वल टू 0। अच्छा, साइन थीटा मैंने आपको पहले ही बताया, तो साइन थीटा को लिखा जा सकता है टैन थीटा विच इज y/d। तो y जो है उतने से शिफ्ट हो जाएगा, तो d इंटू y/d इज इक्वल टू t इंटू म्यू -1। तो यस, वी आर ऑलमोस्ट देयर, आंसर आने वाला है। y जो है शिफ्ट हो गया आपके पास, तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ y इज इक्वल टू कैपिटल D बाय स्मॉल d इंटू t इंटू म्यू -1, ओके। और सब चीज़ सब्स्टिट्यूट करते हैं, यू विल गेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। y मुझे पता है कितने से शिफ्ट हो गया, तो जो शिफ्ट है वो 5 mm है, तो अगर मैं सेंटीमीटर में रख देता हूँ तो 0.5 सेंटीमीटर हो जाएगा, 5 mm। और जो डिस्टेंस है वो 10 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है स्क्रीन के बीच में, और जो स्मॉल d है वो 2 mm, तो मैं इसको 0.2 mm लिख देता हूँ, ठीक है क्या। और जो थिकनेस है, अगर आप ध्यान से देखें कि व्हाट इज़ द थिकनेस ऑफ द शीट, तो दैट इज़ ऑल्सो 0.5 mm, तो मैं इसको लिख देता हूँ 0.05 सेंटीमीटर के अंदर, और यहाँ पे मुझे म्यू -1 की वैल्यू पता चल जाएगी। कूल। अब यहाँ पे देखिए कि 10 और ये मिलके 0.5 बन जाएगा, तो ये 0.5 ख़त्म हो गया, तो म्यू -1 की वैल्यू 0.2 हो जाएगी, तो म्यू की वैल्यू 1.2 आ जाएगी। आई होप क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। एक बार और ट्राई करिएगा, एक बार और इसको रिवाइज करने की कोशिश करिएगा, देखिएगा, ठीक है। कमेंट करिए अगर समझ में नहीं आ रहा है कोई पॉइंट, ओके। आगे बढ़ते हैं हम लोग और फ्रेस्नेल बाई प्रिज्म देखते हैं। तो फ्रेस्नेल बाई प्रिज्म, बच्चे बड़ा डरते हैं इस कॉन्सेप्ट से, बट इट इज़ वेरी सिंपल, ट्रस्ट मी। सारे फॉर्मूले इसके यंग्स डबल स्लिट वाले ही हैं, बस थोड़ा सा चेंज है। देखिए प्रिज्म के बारे में थोड़ा सा मैं बताता हूँ कि जो प्रिज्म का डेल्टा होता है कि
प्रिज्म के अंदर जो आपको डेविएशन निकालना है, समझ में आ रहा है क्या? तो वो होता है प्रिज्म का एंगल ए इंटू म्यू माइनस वन, ठीक है, वेयर ए इज द एपेक्स एंगल। तो अगर मान लेते हैं कि ये हमारे पास एक प्रिज्म है, ठीक है, और यहाँ पर एक लाइट इस पे इंसिडेंट की गई, एक लाइट सोर्स प्रिज्म पर इंसिडेंट की जा रही है, ओके, और यहाँ बेंड हो रही है और ये फर्दर बेंड हो जा रही है। तो ये जो डेल्टा है प्रिज्म से जो लाइट बेंड हो रही है, ठीक है, वो डेल्टा जो है इसके एपेक्स एंगल और प्रिज्म के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू से जो रिलेशन है, डेल्टा इज इक्वल टू ए म्यू माइनस वन, उसी रिलेशन को यूज़ करता हूँ मैं यहाँ पर। और मान लेता हूँ कि ये वाला जो डिस्टेंस है आपके पास, ये डिस्टेंस अगर ए है, ठीक है, तो लाइट इधर सीधा जा रही है, प्रिज्म से टकरा कर लाइट को जाना चाहिए था सीधा, ठीक है, लेकिन लाइट थोड़ा सा बेंड हुई, तो ये डेल्टा जो लाइट बेंड हुई, अगर ये डेल्टा देखा जाए और इसी डेल्टा को अगर मैं पीछे लेकर आने की कोशिश करता हूँ, यही डेल्टा जो हॉरिजॉन्टल और इसके बीच का जो एंगल है, अगर मैं डेल्टा को पीछे लाने की कोशिश करता हूँ, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, तो यहाँ से मुझे d/2 निकाला जा सकता है, ठीक है क्या? बिकॉज ये डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा है, तो मैं सीधे सीधे लिख सकता हूँ कि ए इंटू डेल्टा की वैल्यू आपके पास d/2 हो जाएगी, तो d की वैल्यू 2a डेल्टा हो जाएगी। क्लियर? अब व्हाट इज डेल्टा? तो डेल्टा मुझे पहले से पता है, अगर ये एंगल फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म का अल्फा ले लिया गया, तो d इज इक्वल टू 2a और डेल्टा को लिख सकता हूँ अल्फा इंटू म्यू माइनस वन, ठीक है। तो ये फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म क्या है? एक तरीके का मॉडिफाइड यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है। अब इसमें क्या हो रहा है कि एक सोर्स मैंने यहाँ रखा, ठीक है, और उसके सामने अगर मैंने बाइप्रिज्म रख दिया, तो इसी सोर्स की दो इमेज बन रही है, एक S1 बन रही है, एक S2 बन रही है, ठीक है क्या? तो लाइट जो है, जो प्रिज्म के ऊपर वाले पोर्शन से आकर इधर की तरफ जा रही है, तो वो प्रिटेंड होगा कि वो S1 से आ रही है, ठीक है, और जो लाइट प्रिज्म के नीचे वाले पोर्शन से हिट करके इधर जा रही है, वो लगेगा कि S2 से जा रही है। तो आप इसको एक यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के ही तरह समझिए। बस एक फॉर्मूला याद रखिएगा कि प्रिज्म से कितना पीछे ये सोर्स रखा हुआ है, और प्रिज्म का एंगल अगर अल्फा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, तो ये डिस्टेंस d हो जाएगा, और जो स्क्रीन के बीच में टोटल डिस्टेंस है, ये टोटल डिस्टेंस d हो जाएगा। और सारे जो फॉर्मूले हमने यंग्स डबल स्लिट में अप्लाई करें, वो हम यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो बस ये क्यों यूज़ किया गया, एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट जो आपको सिर्फ ये बताता है कि एक सोर्स से दो कोहेरेंट सोर्स बनाए जा सकें ताकि वो सोर्स की फ्रीक्वेंसी सेम हो। देखिए इशू क्या है, अगर आप दो अलग अलग सोर्सेज लेते हो तो चांसेस कि वो कोहेरेंट है थोड़े कम हो जाते हैं, लेकिन अगर मैं एक ही सोर्स की दो इमेज ले लेता हूँ तो चांसेस कि वो कोहेरेंट है काफ़ी बढ़ जाते हैं। ओके, तो फॉर्मूला हम लोग डेफिनेटली याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं जो जेई ने आपसे पूछा, ठीक है। मैं बस छोटा सा कॉन्सेप्ट आप लोगों को देना चाह रहा था कि क्वेश्चन जो है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है और फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म है, उससे भी मिले हुए एक और इंटरफेरेंस के क्वेश्चन हो सकते हैं जहाँ पर ये सेटअप वो अपने से बना के दे सकते हैं, ठीक है। तो कोई ऐसा सेटअप नहीं है जो हमने देखा है, लेकिन अगर हम इंटरफेरेंस का कॉन्सेप्ट यूज़ करें तो ये सारे क्वेश्चंस अपन बहुत ईजिली कर सकते हैं, ठीक है क्या। अब देखिए क्या है कि लाइट यहाँ पर मिल रही है, क्वेश्चन पहले हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है क्या। तो अगर अपन क्वेश्चन पढ़ें, ठीक है, तो देखिए क्या कह रहा है कि यंग्स डबल स्लिट इंटरफेरेंस अरेंजमेंट विथ स्लिट S1 एंड S2 इज इमर्ज इन वाटर, ठीक है। तो S1 और S2 ये हमारे पास दो स्लिट्स हैं, ठीक है क्या, और दोनों स्लिट्स में से एक ये जो S2 स्लिट है, ये नीचे वाली जो स्लिट है, इसको अपन ने वाटर के अंदर इमर्ज कर रखी है, और इतना वाटर है और ऊपर जो है आपके पास एयर है, ठीक है, एज शोन इन द फिगर। द पोजीशन ऑफ मैक्सिमा ऑन द सरफेस ऑफ वाटर आर गिवन बाय x स्क्वायर, यानी x डिस्टेंस पर पानी के सरफेस पर कहाँ कहाँ मैक्सिमा, कभी यहाँ मैक्सिमा मिल सकती है, कभी इधर मिल सकती है, कभी इधर मिल सकती है, कभी इधर मिल सकती है। तो जहाँ पर भी मैक्सिमा मिल रही होगी उसको इस इक्वेशन से दिया जा रहा है, ठीक है। द पोजीशन ऑफ मैक्सिमा on the surface of water are given by this equation, x square is equal to p square m square lambda square minus d square, where lambda is the wavelength of light in air, refractive index air का 1 लिया हुआ है,
ठीक है। और जो आपके पास 2D इज द सेपरेशन बिटवीन द स्लिट्स एंड m इज इंटीजर, द वैल्यू ऑफ p इज, ठीक है। m एक इंटीजर, यानी m की वैल्यू अपन चेंज करते 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 चले जाएंगे तो और आपको डिफरेंट मैक्सिमा मिल जाएगा। यानी फॉर एग्जांपल कि पहली मैक्सिमा कहाँ मिलेगी, जहाँ m की वैल्यू अपन 1 रख देंगे तो पहली मैक्सिमा मिलेगी p स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर माइनस d स्क्वायर का अंडर रूट। अच्छा, दूसरी वाली कहाँ मिलेगी, और यहाँ पर m की वैल्यू 2 रख देंगे। तीसरी मैक्सिमा कहाँ मिलेगी, m की वैल्यू 3 रख देंगे। तो वहाँ पर डिफरेंट मैक्सिमाज मिलेगी। तो अगर ये ऑलरेडी मेरे पास ये रिलेशन आ गया है जहां से मुझे मैक्सिमा मिल रही है, बस यहां बता दो कि P क्या है। क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा है, P क्या है, ठीक है। तो मैं चाहता हूं एक बार आप लोग वीडियो को देखिए, पॉज करिए और सोचिए कि यहां पर क्या हो रहा है, ठीक है, और रिप्लाई करिए। ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ओके, तो अब 2 सोर्सेस से लाइट जा रही है, तो लाइट यहाँ पर जब पहुँच रही है तो दिस विल बी x1, और लाइट यहाँ से जब बढ़ रही है तो इसको अपन ने कह दिया x2। इन दोनों के बीच का पाथ डिफरेंस निकालने की कोशिश करते हैं। तो अगर मैं x1 निकालता हूँ तो x1 जो है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, तो d स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट, ठीक है। अच्छा, x2 क्या होगा आपके पास, तो x2 इज इक्वल टू डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट। तो आप बोलोगे सर ये क्या बात कर रहे हो, हर जगह तो मैक्सिमा मिलना चाहिए। नहीं, क्यों, क्योंकि ये वाटर के अंदर चल रही है तो इसका ज्योमेट्रिकल पाथ x है लेकिन ऑप्टिकल पाथ x नहीं है। और जब भी हमको इंटरफेरेंस करना होता है तो हमें ऑप्टिकल पाथ देखना है, तो इसका ऑप्टिकल पाथ इज नॉट x। ऑप्टिकल पाथ के लिए क्या करना होगा, म्यू से मल्टीप्लाई करना होगा। तो म्यू जो है मेरे पास 4/3 है, तो मुझे इसको 4/3 से मल्टीप्लाई करना होगा। बस यही है इस क्वेश्चन में ट्रिक, बाकी कोई ट्रिक नहीं है। और मैक्सिमा मिलना है तो मैंने पहले ही बताया, फॉर मैक्सिमा डेल्टा x की वैल्यू m लैम्डा होना चाहिए। तो मैंने यहाँ m ले लिया क्योंकि यहाँ पर भी लोग ने m लिया था, तो मैंने यहाँ पे m ले लिया, m लैम्डा होना चाहिए। कहानी खत्म। आंसर आ रहा है नेक्स्ट स्टेप में, देखिए सब्ट्रैक्ट करते हैं इसको, तो 4/3 अंडर रूट डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू m लैम्डा। 4/3 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1/3 आ जाएगा। 1/3 अंडर रूट डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू m लैम्डा। अब आपको पता चल चुका है p की वैल्यू क्या आने वाली है, ठीक है। तो मैं उसको उधर लेकर जाता हूँ, स्क्वायर करता हूँ, तो डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9, या फिर 3 स्क्वायर भी लिख सकते हैं, 9m स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर। और यहाँ से देखिए इस रिलेशन को इधर लेकर आया जाए तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू आपके पास आ रही है 9m स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। अगर आप इसको कंपेयर करिए पी स्क्वायर एम स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर से, तो पी स्क्वायर की वैल्यू 9 है, तो पी की वैल्यू आपके पास 3 निकल कर आ रही है। तो यहाँ पर बस आप x रखते जाओ, और क्योंकि मैंने m लैम्डा लिया हुआ है तो वहाँ पर m की वैल्यू चेंज करते जाएंगे और यू विल गेट डिफरेंट मैक्सिमास, ठीक है। तो बच्चे सोचते हैं कि सर एक बात तो है ही कि यहाँ पर तो हर जगह ही मैक्सिमा मिलना चाहिए। क्यों मिलना चाहिए, बिकॉज दोनों डिस्टेंस बराबर होगा सरफेस पर। लेकिन ऐसा नहीं है, अंदर का नीचे का जो डिफरेंस है वो थोड़ा सा बढ़ जा रहा है बिकॉज ऑफ द चेंज इन ऑप्टिकल पाथ, बिकॉज पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 नहीं है। ओके, एंड नाउ टू एंड दिस टॉपिक एक बोनस क्वेश्चन हम लोग और करेंगे, ठीक है। और ये बोनस क्वेश्चन जो है बड़ा सिंपल सा है, जेईई मेन में पूछा हुआ एक क्वेश्चन है कि यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है। एक थिन फिल्म इंटरफेरेंस को भी मैं शामिल करना चाह रहा था इस डिस्कशन में। मैं चाहता हूँ कि हर एक चीज़ थोड़ा थोड़ा रिवाइज होगा आपका, ताकि कॉन्फिडेंस आपके पास आए कि हाँ हम वेव ऑप्टिक्स को कर सकते हैं। बड़ा सिंपल सा है। तो देखिए क्या हो क्या रहा है कि एक थिन फिल्म रखी हुई है, तो लाइट जब इस पे स्ट्राइक कर रही है तो थोड़ा सा पास हो जा रही है, ट्रांसमिट हो जा रही है, और थोड़ा सा रिफ्लेक्ट हो जा रही है। फिर इस सरफेस पर भी थोड़ा सा लाइट ट्रांसमिट हो रही होगी, थोड़ा सा रिफ्लेक्ट हो रही होगी, फिर इस सरफेस में थोड़ा सा रिफ्लेक्ट हो जा रही होगी और थोड़ा सा
ट्रांसमिट हो जा रही होगी। अब करना क्या है, ए रे ऑफ लाइट ऑफ इंटेंसिटी आई, तो यहाँ पर इंटेंसिटी आपके पास आई है, इज इंसिडेंट ऑन अ पैरेलल ग्लास स्लैब एट पॉइंट ए as shown in diagram. It undergoes partial reflection and refraction. At each reflection 25% of the incident energy is reflected. यानी 1/4 जो है 25% मतलब क्या हो गया, 25% हो गया 1/4, समझ रहे हैं? तो 1/4 ऑफ द इंसिडेंट एनर्जी इज रिफ्लेक्टेड, 1/4 जो है वो रिफ्लेक्ट हो जाती है। ठीक, तो अगर मैं यहाँ पर इंटेंसिटी को I0 ले लेता हूँ तो 25% तो रिफ्लेक्ट हो गई, तो यानी ये हो गई आपके पास I0/4। तो बची हुई कितनी हो गई, 3I0/4 ट्रांसमिट हो गई। ठीक है, अब अगली बार फिर से रिफ्लेक्शन हो रहा है तो इसका 1/4 फिर से रिफ्लेक्ट होगा, तो जो रिफ्लेक्टेड है आपके पास तो 3I0/4 इंटू 1/4, तो दिस इज 3I0/16, तो 3I0/16 जो है वो वापस से रिफ्लेक्ट हो गई यानी 1/4। अब अगले स्टेप में फिर से 1/4 जो है वापस से इसका 1/4 वापस से रिफ्लेक्ट हो जाएगा, तो जो ट्रांसमिट होगा वो 3/4 ट्रांसमिट होगा। तो ये वाली जो हो गई, तो ऑलरेडी ये 3I0/16 था, इसका 3/4 वापस से ट्रांसमिट हो गया। 3/4 ट्रांसमिट होता है, 1/4 रिफ्लेक्ट हो जाता है, तो ये आपके पास हो गई 9I0/64। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है, एट ईच रिफ्लेक्शन 25% ऑफ द इंसिडेंट एनर्जी इज रिफ्लेक्टेड। अब कह रहा है द रेज ए बी एंड ए डैश बी डैश अंडरगो इंटरफेरेंस, तो देन द रेशियो ऑफ आई मैक्सिमम एंड आई मिनिमम का रेशियो आपको बताना है, मैक्सिमम और मिनिमम का रेशियो बताना। देखिए कितना बढ़िया से कर सकते हैं हम लोग। तो आई मैक्सिमम अगर मैं लिखता हूँ तो आई मैक्सिमम इज √I1 प्लस √I2 का होल स्क्वायर और डिवाइडेड बाय आई मिनिमम, तो ये आपके पास हो जाएगा √I1 माइनस √I2 का होल स्क्वायर। यही रेशियो हमसे पूछा है। तो देखिए बड़ा सिंपली करता हूँ मैं, तो I1 इज I0/4, तो √I0/4 प्लस व्हाट इज I2, सो I2 इज 9I0 यानी √ के अंदर 9I0/64 डिवाइडेड बाय मिनिमम के लिए सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, तो स्क्वायर ही है तो मैं बड़ा वाला सब्ट्रैक्ट कर लेना चाहता हूं, तो 9I0/64 माइनस √I0/4 और इस पूरे का मैं स्क्वायर कर दूंगा। ठीक है, I0 को जो है कैंसिल कर लेते हैं, तो 1/4 है तो इसका स्क्वायर 1/2 हो जाएगा, तो ये वाला आपके पास 3/8 हो जाएगा और यहाँ पे 3/8 माइनस 1/2 ये पूरे का होल स्क्वायर कर लेते हैं। ठीक है क्या, ओके। अब एलसीएम अगर अपन यहाँ पर एलसीएम लेने की कोशिश करते हैं, ठीक है, तो एलसीएम अगर लिया जाए तो उधर हो जाएगा आपके पास 4 प्लस 3 इज 7/2 और यहाँ पर माइनस करेंगे तो यहाँ पे 1/2 पूरे का होल स्क्वायर करेंगे तो दिस वुड बी 49/1, तो 49/1 ए इज योर करेक्ट आंसर। तो लगभग सारे बेसिस कवर कर दिए गए हैं इस चैप्टर में, ओके। और ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग कंटेंट देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और सारे जेईई मेन के टॉपिक्स विद्या मंदिर एक एक करके आपके लिए रिवीजन के लिए ला रहा है। और आपके और भी फ्रेंड्स हों जो जेईई मेन प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनके साथ ये वीडियो शेयर करिए, क्योंकि ये जो छोटे छोटे टॉपिक्स क्विक रिवीजन है वो बूस्ट हमें देते हैं जो रिक्वायर्ड है अपने जेईई मेन पेपर को और बढ़िया बनाने के लिए। सो बच्चों, विश यू ऑल दी लक एंड काम होकर पेपर दीजिएगा, ठीक है। कैलकुलेशन वाला पार्ट में बहुत ज़्यादा टाइम मत वेस्ट करिएगा, पूरा पेपर अटेम्प्ट करने की कोशिश करिएगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर।